अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। I hope you all are fine and you will be doing your work by sitting at home। काफ़ी ज़्यादा आपको फ्री टाइम जो है तो मिल रहा है अभी इस लॉकडाउन में, लेकिन तकरीबन 5वां महीना जो है तो ये लॉकडाउन का शुरू है और इस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप घर पर रहते हुए अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेट ना करें तो 12वीं क्लास में 4-5 महीने का लॉस ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन इस लॉस की भरपाई आप कर सकते हैं अगर आप बाकायदा जो है तो वीडियोस को पाबंदी से देखें और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करें। हमेशा जो है तो स्टूडेंट्स का जो है तो ऑब्जेक्शन होता है कि हमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं आप लोग अब ऐसा नहीं कह सकेंगे क्योंकि भरपूर टाइम जो है तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिल रहा है और सेल्फ स्टडी ही है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है, आपके कॉन्सेप्ट जो है तो क्लियर हो सकते हैं और आप जो है तो अच्छी तरह से अपने घर में रहते हुए जो है तो स्टडी कर सकते हैं। हर चीज़ जो है तो आपके पेरेंट्स ने जो है तो आपको अवेलेबल कर दी है। जिनके पास मोबाइल नहीं थे उनको नए मोबाइल ख़रीद कर जो है तो वो दिए गए हैं। इसी तरह कई पेरेंट्स जो है तो आपको पढ़ाई करने के लिए ज़ोर दे रहे हैं कि आप पढ़िए, दूसरे काम भी आप करिए, खेलिए भी, आप थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करिए, सभी चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल में सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत है तो वो है सेल्फ स्टडी। तो देखना है कि कितने बच्चे और कितने स्टूडेंट्स जो है तो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर सेल्फ स्टडी पर कंसंट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि ये जो 5 महीने चले गए आपकी लाइफ के, ये तो बिल्कुल कभी भी जो है तो रिटर्न आने वाले नहीं हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है तो कितना ज़्यादा जो है तो इसको यूज़ करें। जो एक्सपेक्टेशन है आपके पेरेंट्स की वो आप कितनी फुलफ़िल कर पाते हैं ये अभी पता लगेगा। तो ठीक है, अब हम इस लेक्चर में आगे जो है तो जो अगले हमारे टॉपिक्स है उसकी स्टडी हम करेंगे। और जैसा कि इसके पहले भी कई बार बताया गया है कि आपको वीडियोस पूरा देखकर उसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है और उसको अपने नोटबुक में जो है तो लिखना है ताकि वो नोट्स आपके लिए तैयार हो। तो ठीक है, अब अगले टॉपिक्स पर हम जाते हैं। तो आज हमें इस चैप्टर का आगे का जो पोर्शन है वो देखना है और ये जो पोर्शन है ये थ्योरेटिकल पोर्शन है और इसमें सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये इस पोर्शन को हमको समझना है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सबसे पहले हम कंडक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर्स क्या है। आपकी डेली लाइफ में जो है तो आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए होंगे कि अगर कोई लाइव वायर हो, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इलेक्ट्रिक का तार हो
उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो, और जैसे ही आप इसको टच करें तो आपको एक अजीब सी फीलिंग जो है तो महसूस होती है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहां से आपको इलेक्ट्रिक शॉक की जो फीलिंग है वो महसूस हो सकती है। जैसे अगर आप जो है तो किसी गीली चीज को अगर आप टच करें जिससे करंट पास हो रहा हो, लेकिन वो गीली शय है, तो वहां पर भी जो है तो आपको करंट लग सकता है। इसी तरह से जैसे बहुत सारे अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक की चीजें होती है, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है वगैरह, जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, अगर इनका लाइव वायर जो है वो अगर उनके बॉडी को टच होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई इलेक्ट्रिक का इक्विपमेंट है, कोई शय है जिसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी इससे पास हो रही है, ये अगर इसके बॉडी को टच हो जाए, जो कि मेटल की बनी होती है बॉडी, अगर उस बॉडी से टच हो जाए तो इस पूरे बॉडी में जो है तो करंट फ्लो होने लगता है, और उसको जैसे ही हम टच करें तो हमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी फीलिंग आती है। और ये इलेक्ट्रिक करंट की जो फीलिंग होती है ये बहुत ही वाइल्ड फीलिंग होती है, जिसमें जैसे ही हम किसी इस लाइव वायर वगैरह को टच करें तो हमें इंतहाई बेचैनी जो है तो महसूस होती है, और अगर इन कुछ ज्यादा वोल्टेज में अगर हम करंट को टच करें तो फौरन मौत भी जो है तो वाक़ई हो सकती है। इसलिए हमें जो है तो इसका बहुत ज्यादा अच्छी तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत होती है। उसके बगैर जो है तो हम किसी भी इलेक्ट्रिक की जो चीजें हैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा एहतियात की यहाँ पर जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब किसी शय से गुजरे और अगर हम उसे टच कर दे तो हमें इंतहाई खतरनाक किस्म की जो है तो फीलिंग होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक शॉक कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक शॉक हमें लग सकता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारी बॉडी है, मीन्स ह्यूमन बॉडी जो है तो इससे भी जो है तो करंट पास हो सकता है। इट इज ऑल्सो अ कंडक्टर। अब हमें करंट का फीलिंग क्यों होता है? करंट का फीलिंग हमें क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्जेस होते हैं, वो हमारे बॉडी से बहुत इजीली जो है तो पास हो सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी लाइव वायर या किसी इलेक्ट्रिक करंट की शय को अगर आपने टच कर दिया तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक जैसे ही लगेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जितने भी चार्जेस हैं, ये चार्जेस जो है तो हमारी बॉडी से होकर जो है तो ये जमीन में उतर जाएंगे, अर्थ। और जब चार्जेस हमारी बॉडी से होते हुए जमीन के अंदर गुजरेंगे तो हमें उसका फीलिंग जो है तो आता है। हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। इट इज नियरली इक्वल टू जीरो। रेजिस्टेंस हमारे बॉडी का इंतहाई कम होने की वजह से ये जो चार्जेस है ये बहुत आसानी से हमारे बॉडी से गुजर सकते हैं। तो हमारी बॉडी जो है तो इट एक्ट्स लाइक अ कंडक्टर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेटल्स है, और मेटल्स में बहुत सारे, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, इसी तरह से कॉपर है, आयरन है वगैरह। इन तमाम चीजों से जो है तो ये चार्जेस इजीली फ्लो हो सकते, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इसलिए हम कहेंगे ये सभी चीजें जो है तो ये कंडक्टर कहलाती हैं। सो व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर एक ऐसी शय है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, उसे कंडक्टर
या उर्दू में हम इसे मौसिल कहेंगे, इसे मौसिल कहा जाता है। जिन मादों से करंट पास हो सकता है, यानी जो कंडक्टर्स है, उनके अंदर एक्चुअल में क्या होता है। सपोज अपन एक शीट लेंगे, इट इज अ मेटल शीट। आपको मालूम है कि जो मेटल होती है एंड पर्टिकुलरली द अल्कली मेटल्स, इनकी जो सरफेस होती है, ऊपरी सरफेस जो होती है, उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर इसकी ऊपरी सरफेस पर ये आजाद इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये जो आजाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूरी सतह पर जो है तो हरकत कर सकते हैं। ये किसी एक मदार के इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दे आर नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर एटम, दे आर फ्री। Therefore, these electrons are called as delocalized electrons. These are delocalized electrons. They have no locality. इनकी किसी भी किस्म की जो है तो लोकेलिटी नहीं होती है, और ये फ्री होते हैं, आजाद होते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही किसी भी मौसिल में, यानी किसी भी कंडक्टर में जो है तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर ये आजाद इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे किसी सतह पर, तो वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी जो है तो फ्लो हो सकती है, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे अगर हम किसी जौहर की एग्जांपल ले लें, तो सेंटर में एक न्यूक्लियस रहेगा और उसके अतराफ में जो है तो मुख्तलिफ मदार रहेंगे। फर्ज करेंगे कि ये उस जौहर के मुख्तलिफ मदार हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स है, और दरमियान में यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल होता है, सबसे आखिर वाला जो मदार होता है, उसे वैलेंस शेल कहा जाता है। ये वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी जो बाइंडिंग होती है इस न्यूक्लियस से, वो बहुत वीक होती है, वेरी वीक बाइंडिंग विद द न्यूक्लियस। क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफी दूरी पर होते हैं, इसलिए उनकी जो पकड़ होती है न्यूक्लियस से, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है between nucleus and electron, it is so weak। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, this electron can easily be ejected, बहुत आसानी से इसको इस मदार से अलग किया जा सकता है, even at room temperature। मामूली सा टेम्परेचर अगर उसको मिल जाए, मामूली सी कुव्वत अगर उसे मिल जाए, थोड़ी सी एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, और इजेक्ट होकर जो उस सब्सटेंस की जो सरफेस है, उस सरफेस पर वो फ्रीली मूव करेगा, और उसे ही हम डीलोकलाइज्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट और फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दैट सब्सटेंस। तो अभी हमें देखना है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस हम मेंटेन करें, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, कंडक्टर की जो है तो क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो पहली प्रॉपर्टी हमें कंडक्टर की देखना है। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम एज्यूम करेंगे कि ये कोई एक कंडक्टर है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, आप वायर वगैरह इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस कंडक्टर के अंदर जो है तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है तो वो जीरो होता है। तो बरकी मैदान या बरके सुकूनी मैदान जो है इस कंडक्टर के अंदर की साइड में हमेशा जीरो होता है। ये इसकी
पहली जो है तो प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर इस सरफेस के अंदर और इस सरफेस के बाहर किसी भी नुक्ते पर जो पोटेंशियल है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप कह सकते हैं कि मौसिल की जो बैरूनी सरफेस है इट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके किसी भी मुकाम पर अगर हम जाएं तो हर जगह पर जो कवा है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इवन इसकी अंदर की साइड में भी जो है कंडक्टर की, वहां पर भी जो कवा है वो कांस्टेंट रहता है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि स्टैटिक कंडीशन में, इन स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन किसे कहा जाता है? इफ द चार्जेस आर नॉट मूविंग, सपोज यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, और ये चार्जेस जो है अपनी जगह पर रुके हुए हैं, तमाम चार्जेस जो है वो अपनी जगह पर रुके हुए हैं, तो हम इसे स्टैटिक कंडीशन कहेंगे। मीन्स चार्जेस आर नॉट मूविंग, सच अ कंडीशन इज नोन एज स्टैटिक कंडीशन। तो अगर किसी मौसिल के अंदर यही अगर हम मिसाल ले लें इस कंडक्टर की, इसमें अगर चार्जेस मूव ना करे, एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर अगर चार्जेस मूव ना करे, तो हम कह सकते कि इस मौसिल के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। Q इज इक्वल टू जीरो। Q इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहां पर स्टैटिक कंडीशन में किसी भी मौसिल के अंदर चार्जेस नहीं पाए जाएंगे। हाँ, अगर इससे चार्ज मूव करना शुरू करे तो उस सूरत में चार्जेस इस कंडक्टर के अंदर हो सकते हैं, यानी उस वक्त जीरो नहीं रहेंगे चार्जेस। लेकिन चार्जेस अगर मूव ना करे, स्टैटिक कंडीशन हो, तो इस सूरत में मौसिल के अंदर जो है तो टोटल चार्जेस जो है इट इज इक्वल टू जीरो। इस फोर्थ प्रॉपर्टी को हमने गॉसेस थ्योरम वगैरह में और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखे। फर्ज करेंगे कि ये कोई कंडक्टर है, कोई मौसिल है, और इससे जो पास होने वाले जो चार्जेस है, इसकी सरफेस पर सपोज पॉजिटिव चार्जेस स्टोर किए गए हैं। अब यहां पर मौसिल की सरफेस किसी भी शक्ल की हो, ये जो कंडक्टर है ये इरेगुलर शेप में कंडक्टर है, तो कहीं पर भी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी सरफेस पर जो है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी, चाहे वो सरफेस किसी भी शक्ल की हो, कितने भी इरेगुलर फॉर्म में ये हो, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is always perpendicular on the surface of this conductor. So this is the fourth property. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर मौसिल जो है तो इरेगुलर शेप में है, जैसा कि यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको नजर आ रहा है, इस किस्म का अगर मौसिल है तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी जो चार्जेस पूरी सरफेस पर फैले हुए हैं, तो इन चार्जेस का जो फैलना है ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कब रहेगा? जब सरफेस इरेगुलर शेप में हो, क्योंकि इस सूरत में सतह के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। अब अगर इस हिस्से में, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इस हिस्से में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाना चाहे तो वो डायरेक्शन इस तरफ रहेंगी, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर इस हिस्से में हम ड्रॉ करना चाहें परपेंडिकुलर,
ऑन द गिवन सरफेस, तो वो इस तरह से रहेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है तो अलग अलग सिमत में रहेंगी, जिसकी वजह से चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। और जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि कहीं पर चार्जेस ज्यादा मिकदार में रहेंगे और कहीं पर कम रहेंगे। सपोज यहाँ पर चार्जेस का क्राउड ज्यादा रहेगा इस जगह पर, और इस जगह पर चार्जेस आपको कम दिखाई देंगे। फिर हो सकता है कि अगर यहाँ पर कुछ इर्रेगुलर शेप है तो यहाँ पर चार्जेस कुछ ज्यादा मिकदार में हो और यहाँ पर कम हो। तो ये सब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कब होगा? इफ द सरफेस इज नॉट रेगुलर। अगर रेगुलर सरफेस है, बिल्कुल पर्टिकुलर शेप में अगर है, फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है, अगर कोई स्फीयर ले ले हम, तो इस स्फीयर पर जो चार्ज डेंसिटी रहेंगी, जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, it will be constant throughout the surface because it is a regular surface and it is irregular surface. It is irregular, therefore the charge distribution will be different and it will not be same. अब हमें देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसे हम कोई अगर एक्सपेरिमेंट करें इलेक्ट्रिक का, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर चार्जेस के डिस्चार्ज होने का खतरा हो, यानी हो सकता है कि वो चार्जेस उस मकाम से निकले और उसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है इन चार्जेस की वजह से। तो क्या किया जाता है कि ये जो पूरा एपरेटस होता है, इस एपरेटस को एक पतली शीट के अंदर जो है तो इनक्लोज कर दिया जाता है। और जब हम किसी पतली मेटेलिक शीट के अंदर इसको बंद कर देंगे, इस पूरे एपरेटस को, तो इस पूरे इनक्लोजर के अंदर जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इनसाइड द इनक्लोजर और इनसाइड द शील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। और ये फील्ड जो है तो बाहर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से बचना है, तो मेटल की एक पतली शीट लेकर उसे पूरा उस एपरेटस को बंद कर दिया जाता है, और यही अमल जो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। इसका एक दूसरा फायदा ये भी होता है कि अगर बाहर कोई चार्जेस हो या इसके अतराफ में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इस बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो है तो इस एपरेटस पर नहीं होगा। तो बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड से इस एपरेटस को बचाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किया जाता है। इसी तरह से इस एपरेटस के जरिए कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ना हो, चार्जेस बाहर ना निकले और उससे किसी को नुकसान ना हो, उसके लिए भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है तो ये बहुत यूजफुल होता है। इसीलिए जब भी बिजली गिरने का खतरा होता है, जिसे हम लाइटनिंग कहेंगे, बारिश के मौसम में जब बादल जो है तो गरजते हैं, तो उस गरज के पहले जो है तो हमें बिजली की चमक नजर आती है, क्योंकि जो लाइट है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और साउंड की जो वेलोसिटी है वो उसके कंपेयर में बहुत कम है। इसलिए हमें
लाइटनिंग जो है, बिजली वो पहले नजर आती है और बाद में गरज की जो है तो आवाज सुनाई देती है। तो जब भी लाइटनिंग के जमीन पर गिरने का खतरा हो तो उस वक्त भी जो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज किया जाता है। वो कैसे, व्हाट इज लाइटनिंग? लाइटनिंग जो है तो ये चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस जब आसमान में या बादलों में एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं तो ये सारे चार्जेस जो है तो एट द सेम टाइम इंस्टेंटली अर्थ की तरफ आते हैं। ये अर्थ पर आने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि अर्थ जो है इट इज हाईली निगेटिव, सबसे ज्यादा निगेटिविटी अर्थ की है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो है तो बहुत ज्यादा तेजी के साथ अर्थ की तरफ आते हैं और इसे हम लाइटनिंग कहते हैं, बिजली इसे कहा जाता है। ये जो है तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल इसका होता है और इसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा इससे नुकसान होता है। तो लाइटनिंग से बचने के लिए जो है तो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जाते हैं उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी है। फॉर एग्जांपल, अगर करीब में कोई मेटल की ऐसी कोई कार है तो आपको चाहिए कि आप उस कार के अंदर बैठ जाएं। इस कार के अंदर अगर आप बैठ जाते हैं तो ये जो लाइटनिंग है ये चार्जेस है, ये चार्जेस जब आएंगे जमीन की तरफ तो इस कार की पूरी सरफेस पर जो है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और जैसे कि शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं कि जो मेटालिक इनक्लोजर होता है यानी जो मॉसिल होता है, उस मॉसिल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है तो जीरो होती है, यानी यहाँ पर चार्जेस अंदर की साइड में नहीं होंगे और आप यहाँ पर आराम से जो है तो इस कार के अंदर बैठ सकते हैं। तो अब ये कार क्या है? ये कार जो है तो आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड बन गई और इस लाइटनिंग से जो है तो आपकी हिफाजत हो गई। तो इस तरह से जो है तो लाइटनिंग से बचा जा सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो लाइटनिंग है ये पॉइंटेड जो चीजें होती है उस पर पहले अटैक करती है। जैसे आप दरख्त के नीचे नहीं रुक सकते जब भी बिजली गिरने का खतरा हो, क्योंकि और खास तौर से इस किस्म के दरख्त जो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, इस तरह से इस शेप में जो दरख्त होते हैं यहाँ पर पॉइंट बनता है ऊपर की तरफ, और आपको मालूम है कि जो पॉइंटेड चीजें होती है वहां पर चार्जेस सबसे पहले जो है आकर कलेक्ट होते हैं। तो अगर 2-3 सरफेसेस यहाँ पर हो, इस किस्म की हो या ऐसे कुछ ब्रॉड सरफेस हो चौड़ी, तो चार्जेस सबसे पहले इस पॉइंटेड जगह पर आएंगे। तो इसलिए दरख्त के नीचे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर खड़े नहीं होना है, बिल्कुल इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यहाँ खड़े नहीं होना है आपको। बेस्ट वे ये है कि आप किसी ऐसी जगह को ढूंढ ले जहां पर आप क्लोज्ड कंपार्टमेंट के अंदर बैठ सके। अगर करीब में ऐसे कोई पाइप वगैरह हो, फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर मेटेलिक पाइप वगैरह कहीं पर हो तो आप इसके अंदर जाकर बैठ सकते हैं और बहुत हद तक जो है तो यहाँ पर हिफाजत हो सकती है। और लाइटनिंग जब आएंगी तो चार्जेस सब इसकी सरफेस पर जमा हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप लाइटनिंग का खतरा अगर हो और अगर आप रोड पर दौड़ रहे हैं और यहाँ पर ना किसी किस्म का शील्ड है, ना किसी किस्म का पाइप है, ना बचने के लिए कोई जगह है, तो अगर आप खड़े हुए रहेंगे इस तरह से तो यहाँ पर ये पॉइंटेड सरफेस रहेंगी, यहाँ पर चार्जेस के आने का बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जमीन पर लेट जाएं। इस तरह से अगर आप जमीन पर लेट जाएंगे तो आपका जो सरफेस एरिया है, अब ये सरफेस एरिया बढ़ गया। इन केस अगर लाइटनिंग जमीन पर आती है तो चार्जेस विल डिस्ट्रीब्यूट
ओवर द होल बॉडी, और जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, क्योंकि सरफेस एरिया अब यहां पर ज्यादा मिलेगा। तो खड़े रहने से बेहतर है कि लेट जाए, और उससे बेहतर है कि आप किसी पाइप के अंदर हो, उससे बेहतर है कि आप किसी क्लोज्ड कंपार्टमेंट यानी मेटल की किसी कार के अंदर आप जाकर बैठ जाएं, और दरख्त के नीचे खड़े रहना वगैरह ये सब डेंजरस है। तो लाइटनिंग के वक्त ऐसे सारे केयर जो है तो आपको करना चाहिए। तो ये इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उसके बाद का पॉइंट है हमारा फैराडे केजेस। फैराडे केजेस क्या है? ये भी एक किस्म का एक बंद शील्ड है, इस तरह से क्लोज्ड सरफेस है, और बाहर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बचने के लिए जो है तो ये इस्तेमाल किया जाता है। बाहर का जो फील्ड है उसका इफेक्ट अंदर के किसी इंस्ट्रूमेंट पर ना हो, उसके लिए एक शील्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसे फैराडे केजेस कहा जाता है। और ये आपको पता है कि अगर कोई डॉक्टर वगैरह किसी डिजीज में अगर एमआरआई का सजेशन दे कि आपको एमआरआई निकालना है, एमआरआई मीन्स इसका फुल फॉर्म होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई के जो रूम होते हैं उसके अंदर जो एमआरआई की मशीन होती है उस रूम के अतराफ जो है तो एक शील्ड लगाया जाता है, मेटालिक शील्ड लगाया जाता है, और फिर उस रूम के अंदर जो है तो उसकी एमआरआई की मशीन को रखा जाता है। क्योंकि बाहर से जो रेडियो वेव्स होती है, या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है, या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का इफेक्ट इस एमआरआई मशीन पर अगर हुआ तो जो इमेजेस निकाले जाते पेशेंट के, उन इमेजेस में जो है तो डिस्टरबेंस होता है, यानी एग्जैक्ट इमेज उसके हासिल नहीं होंगे, क्योंकि ये दूसरे बाहर के जो फील्ड है उसका इफेक्ट उस मशीन पर होता है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है तो एक केज बनाया जाता है, यानी एक शील्ड बनाया जाता है, ताकि ये सारे एक्सटर्नल फील्ड से उस एमआरआई की मशीन को बचाया जा सके। और इस किस्म का जो शील्ड होता है उसे फैराडे केजेस कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, वो टॉपिक है फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। तो अगर हम मटेरियल्स की एग्जांपल ले तो उनके अंदर फ्री चार्जेस हम किसे कहेंगे और बाउंड चार्जेस किसे कहेंगे, ये हमें देखना है। तो अगर हम कंडक्टर्स की एग्जांपल ले, कंडक्टर्स ये मौसिल हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो इनके अंदर अगर हम जौहरों की एग्जांपल ले तो इन जौहरों के अंदर अलग अलग जो है तो ऑर्बिट रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं और उनके अंदर उनके जो है तो सब ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो यहाँ पर सेंटर में जो है
तो ये न्यूक्लियस है, और अतराफ में जो है तो दायरवी मदार में गर्दिश करने वाले ये इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है तो कुछ क्लॉकवाइज और कुछ एंटी क्लॉकवाइज जो है तो सब ऑर्बिटल्स में इस तरह से जो है तो ये सर्कुलर मोशन जो है तो ये अंजाम देते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन जितने दूरी पर हो न्यूक्लियस से, उसकी न्यूक्लियस के साथ में जो बाइंडिंग है वो कमजोर होती जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड है और न्यूक्लियस जो है इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं एंड न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज। तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल का नंबर अगर बढ़ता जाए तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, और उनके दरमियान की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत वीक होती जाएंगी। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होंगी तो जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो लूजली बाउंड रहेंगे, इनकी जो बाइंडिंग रहेंगी वो बहुत लूज रहेंगी और इनको इजीली जो है तो इजेक्ट किया जा सकता है, यानी उनके मदार से जो है तो इनको बाहर किया जा सकता है। तो अगर हम एक मेटल की सरफेस को ऑब्जर्व करें तो इस मेटल की सरफेस पर जो है तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है तो करंट फ्लो होता है और इन्हें फ्री चार्जेस कहा जाता है। अगर इस मेटल के बाहर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, यानी एक जानिब जो है तो निगेटिव प्लेट और दूसरी जानिब अगर पॉजिटिव प्लेट हम ले लें तो दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो हासिल होगा और इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में यानी टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और इस कंडक्टर से जो है तो करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने के लिए एक ये भी कंडीशन है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस वहां अप्लाई करना होगा, यानी एक साइड में ज्यादा पोटेंशियल और दूसरी साइड में कम पोटेंशियल, विच इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। अदरवाइज ये जो फ्री चार्जेस है वो उसकी सरफेस पर मूव करते रहेंगे रैंडमली, बट दे विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अब हम देखेंगे कि बाउंड चार्जेस किसे कहा जाता है। व्हाट आर बाउंड चार्जेस? इसी एटम की अगर हम एग्जांपल लें तो यहां पर दरमियान में न्यूक्लियस है और अतराफ में सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो इलेक्ट्रॉन मरकजे से करीब रहेंगे, न्यूक्लियस से करीब रहेंगे, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, जो मरकजे से करीब रहेंगे उनकी जो बाइंडिंग रहेंगी वो बहुत मजबूत बाइंडिंग रहेंगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स। यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेंगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी इलेक्ट्रॉन और मरकजे के दरमियान। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये अंदर की साइड में होते हैं, ये वैलेंस शेल यानी बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन को, ये जो अंदरूनी इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इन्हें निकालना चाहें तो इन इलेक्ट्रॉन को हम इतने आसानी से इजेक्ट नहीं कर सकते, इन्हें हम इजेक्ट नहीं कर सकते। इसे इंतहाई ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तभी जाकर ये इजेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहेंगे,
दीज आर बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मरकजे के साथ में इनकी जो बाइंडिंग है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, दे कैन नॉट इजीली बी इजेक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल नॉट प्ले एनी रोल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट जब फ्लो होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट्स में गर्दिश करते रहेंगे और ये इलेक्ट्रॉन कोई रोल प्ले नहीं करेंगे इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आमतौर से ये चीजें जो है तो हमें इंसुलेटर्स में देखने को मिलती है। इंसुलेटर्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है दे आर स्ट्रांगली बाउंड विद द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी लार्ज। तो यहां पर इंसुलेटर में कोई करंट इसीलिए फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, आजाद इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करे। इंसुलेटर की अगर हम एग्जांपल ले तो इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर कंडक्टर की हम एग्जांपल ले, जैसे यहाँ पर हमने कंडक्टर की एग्जांपल लिया, तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इन इंसुलेटर्स एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। और ये हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप पहला दूसरा लेक्चर देखेंगे तो वहां पर आपको ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। इनसाइड द इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो एंड इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और यही एडवांटेज हमको मिलता है इलेक्ट्रिक शील्डिंग के अंदर। जब हम किसी कंडक्टर की शील्डिंग करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है और उसके अंदर अगर आप बैठ जाए जाकर तो आप सेफ रह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बैटरी आपने तैयार किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोड आपने अगर लिया और इसको एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर कोई लिक्विड अगर आपने ले लिया, सपोज इट इज इलेक्ट्रोलाइट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो लिक्विड आपने इसके अंदर लिया, इस लिक्विड के अंदर जो है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयॉन्स तैयार होंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयॉन्स इसमें तैयार होंगे। आयोनाइजेशन इस लिक्विड का होगा, लेकिन आयोनाइजेशन होने के बाद जो है तो ये चार्जेस जो है, ये आयॉन्स जो है तो मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अगर हम इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा इन चार्जेस की जो है तो मूवमेंट होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी जो है तो इस तरह से चार्जेस फ्री हो सकते हैं, उसके अंदर आयोनाइजेशन हो सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर जो है तो इसमें मूवमेंट हो सकती है और एक्सटर्नल सर्किट से जो है तो ऐसे करंट पास हो सकता है। करंट कैन पास थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो आज के लिए हमें इस चैप्टर के अंदर इतना ही देखना है, बाकी की चीजें हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो ठीक है, बाकी हम बाद के लेक्चर में इंशाल्लाह